बहुत समय पहले नागलोक में नैना और सुनैना नाम की दो नागिन राजकुमारी बहनें रहती थी। एक दिन वो दोनों पृथ्वी के जंगल में सैर कर रही थी। तभी उन्हें एक खूबसूरत नदी दिखाई देती है। फिर वो दोनों नदी के पानी में उतरकर वहाँ नहाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश के साथ साथ तूफान शुरू हो जाता है। अरे, अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? हमें फौरन नदी से बाहर निकलना होगा, वरना नदी का पानी हम दोनों को बहाकर अपने साथ ले जाएगा। फिर नैना नागिन किसी तरह नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सुनैना पर बिजली गिर जाती है और वो उसी वक्त बेहोश होकर पानी के साथ बहती हुई वहां से बहुत दूर चली जाती है। ये देख नैना को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। नदी का पानी मेरी बहन को बहा के ले गया, अब मैं क्या करूं? उसके बाद नैना रोते हुए वापस अपने महल में चली जाती है। दूसरी तरफ नदी के किनारे मछली पकड़ रहा एक सपेरा सुनैना नागिन को बचाकर उसे अपने घर ले जाता है। फिर काफी दिनों के इलाज के बाद सुनैना पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन सुनैना की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी, जिस वजह से उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। उधर सपेरा सुनैना नागिन को पालना शुरू कर देता है। फिर कुछ समय बाद सपेरा रोज सुनैना नागिन को लेकर गांव में खेल दिखाने जाने लगता है। सपेरा बीन बजाता और सुनैना नागिन उस पर डांस करती थी। इच्छाधारी नागिन का डांस देख सभी लोग बहुत खुश होते थे और सपेरे को ढेर सारे पैसे दे देते थे। बेटी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरे हालात पूरी तरह बदल गए हैं। पहले मैं कई दिनों तक भूखा रहता था, लेकिन अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस तरह सुनैना नागिन सपेरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन सुनैना नागिन पास के जंगल में सैर करने जाती है। तभी रास्ते में उसे विशाखा नाम की एक नागिन मिलती है। अरे, ये तो छोटी राजकुमारी है। राजकुमारी जी, आप कहाँ चली गई थी? आपके बिना आपकी बहन की हालत बहुत खराब है। वो हमेशा आपको याद करके रोती रहती है। विशाखा नागिन की बात सुनकर सुनैना को बड़ा आश्चर्य होता है। क्या कह रही हो? क्या सच में मैं एक राजकुमारी हूँ? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मेरी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी याददाश्त वापस ले आऊंगी। इतना कहकर विशाखा नागिन जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़कर नैना को दे देती है। ये खास तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, इन्हें खाने से तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर उन जड़ी बूटियों को खाते ही सच में सुनैना की याददाश्त वापस आ जाती है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। चलो अब मेरे साथ महल चलो। नहीं नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अपने सपेरे चाचा को सारी बात बताकर उन्हें भी अपने साथ ले आऊंगी। ठीक है, तब तक मैं बाहर जाकर बड़ी राजकुमारी जी को ये खबर देती हूँ। उसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे एक बुरी जादूगरनी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ये तो नागलोक की राजकुमारी है। मेरे पास एक सुनहरा मौका है। अगर मैं इसका रूप धारण करके महल में चली जाऊं, तो फिर मैं जिंदगी भर राजकुमारी बनकर मजे से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। दूसरी तरफ सुनैना अपने सपेरे चाचा को सारी बात बता देती है। चलिए चाचा जी, आप भी मेरे साथ नागलोक के महल में रहेंगे। फिर अगले दिन वो दोनों महल में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ जादूगरनी पहले से ही सुनैना का रूप धारण करके खड़ी थी। दूसरी तरफ जादूगरनी ने विशाखा नागिन को भी अपने घर में कैद कर लिया था। अरे, तू कौन है और मेरा रूप धारण करके यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। तू मेरा रूप धारण करके यहाँ आई है। चल जल्दी से अपने असली रूप में आ जा, वरना ठीक नहीं होगा। देखो दीदी, ये लड़की मेरा रूप धारण करके फिर से तुम्हें और मुझे जुदा करना चाहती है। नैना नागिन अपनी तलवार उठाकर सुनैना नागिन की गर्दन पर रख देती है। सच सच बता, तू कौन है, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगी। लेकिन तभी दरबार में खड़ी मीना नाम की नागिन नैना को रोकते हुए कहती है। रुकिए राजकुमारी जी, मैं अभी पता लगा लूंगी कि इन दोनों में से आपकी छोटी बहन कौन है। सुनो सपेरे अंकल, आप बीन बजाना शुरू करो, अभी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसके बाद सुनैना नागिन को छोड़कर वहाँ मौजूद सभी नागिन अपने कानों में रुई लगा लेती हैं। फिर सपेरा बीन बजाना शुरू कर देता है। बीन की आवाज सुनकर सुनैना नागिन नाचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जादूगरनी भी जानबूझकर सुनैना के साथ नाचना शुरू कर देती है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी सुनैना नागिन जरा भी नहीं थकती। लेकिन उधर जादूगरनी की हालत खराब होने लगती है। हाय, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं अब और नहीं नाच सकती।
उसके बाद जादूगरनी थक कर बैठ जाती है। राजकुमारी जी, आप तो जानती हो हम नागिन बीन की धुन पर कई दिनों तक लगातार नाच सकती हैं, लेकिन ये थोड़ी ही देर में थक गई। इसका मतलब ये है कि ये हम सबको धोखा दे रही है। चल जल्दी से अपने असली रूप में आ जा, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहकर मीना अपनी तलवार निकाल लेती है। फिर मजबूर होकर जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है और सबसे माफी मांगने लगती है। तूने मुझे और मेरी बहन को अलग करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुझे 2 साल कैद की कड़ी सजा देती हूँ। उसके बाद सिपाही नागिन जादूगरनी को पकड़कर तहखाने में बंद कर देती है। दूसरी तरफ दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कई सालों पहले किसी गांव में कोमल नाम की एक दयालु औरत रहती थी। कोमल अपने घर पर बहुत सारे अनाथ बच्चों को पाल रही थी। कोमल के पास काफी खेत थे, जिनसे होने वाली कमाई वह अनाथ बच्चों की परवरिश में खर्च कर देती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में कोमल की मौत हो जाती है। कोमल के मरते ही उसके रिश्तेदार उसका घर और उसकी सारी संपत्ति हड़प लेते हैं। अब से यह घर मेरा है, तुम सबको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन घर तो कोमल आंटी का है, आप जबरदस्ती घर पर कब्जा कर रही हो, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा तो ये बात है, लगता है तुम सबकी पिटाई करके तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। उसके बाद औरत कुछ बदमाशों को वहाँ बुलाकर उन सभी बच्चों की पिटाई करवाती है। उसके बाद वह सारे बच्चे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब बच्चों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, जिस वजह से वे सभी गांव के पास वाले खंडर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन कावेरी नाम की एक औरत उन बच्चों से मिलने आती है। आज मेरी बेटी की शादी है, अगर तुम सब मेरे घर पर आकर नौकर का काम करोगे तो मैं तुम सबको पेट भर खाना खिलाऊंगी। वह बेचारे बच्चे कई दिनों से भूखे थे, इसीलिए वह कावेरी की बात मान लेते हैं। फिर कावेरी सारे बच्चों को अपने घर ले जाकर काम में लगा देती है। करीब आधी रात को सारा काम खत्म होने के बाद वह बच्चे खाना खाना शुरू कर देते हैं। यह देख कावेरी को बहुत गुस्सा आता है और वे एक छड़ी से उन सभी बच्चों की पिटाई करने लगती है। नलायको, मुझसे पूछे बिना तुमने खाने को हाथ कैसे लगाया? लेकिन आंटी, आप ही ने तो कहा था कि अगर हम आपके यहाँ काम करेंगे तो आप हमें पेट भर खाना खिलाओगी। हम तो सारा काम खत्म करने के बाद खाना खा रहे हैं, फिर आप हमें क्यों मार रही हो? अरे बेवकूफ, ये खाना बहुत महंगा है, इस खाने को खाने की तुम सबकी हैसियत नहीं है। मैं तुम सबको रूखा सूखा खाना खिलाने वाली थी, समझ गई ना? अरे ये औरत तो बहुत ही बुरी है, इसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है, भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, तो तू मेरे घर में खड़े होकर मेरी ही बेइज्जती कर रही है? ठहर जा, अभी तेरा सर फोड़कर तुझे यहाँ से भगाती हूँ। उसके बाद कावेरी उस बेचारी लड़की की खूब पिटाई करती है। फिर कावेरी सभी बच्चों को भूखे पेट वहाँ से भगा देती है। बेचारे बच्चे अपनी किस्मत पर अफसोस करते हुए वापस खंडर में चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जादूगरनी उनके पास आती है। तुम सबके साथ जो कुछ हुआ मैंने सब देखा, सच में तुम सबकी जिंदगी दुखों से भरी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपने थैले से सोने और चांदी के गुलाब निकालकर जमीन पर रख देती है। फिर जादूगरनी चाकू से अपनी उंगली काटकर उसका खून दोनों गुलाबों के ऊपर डालना शुरू कर देती है और देखते ही देखते दोनों गुलाब विशाल घर के रूप में बदल जाते हैं। ये दोनों जादुई घर हैं, ये तुम्हें रोज ढेर सारा खाना देंगे। ये सुनते ही सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और जादूगरनी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उस दिन से वह सभी अनाथ बच्चे सोने और चांदी के गुलाब घर में रहने लगते हैं। दोनों घर उन बच्चों को रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट करके देते थे। हमें इन घरों से मिलने वाले खाने को बेचना चाहिए, जिससे हमें पैसे मिलेंगे और हम सब किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। चलो आज से ही हम खाना बेचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वह सारे बच्चे दोनों गुलाब घर से ढेर सारा खाना लेकर बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं। खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी, जिस वजह से सभी लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। फिर एक एक कर सभी लोग उनसे खाना खरीद कर खाने लगते हैं। अरे वाह, ये राजमा चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना अच्छा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। हाँ सच में, तुम्हारे पास तो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान है। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, मैं शादी में खाने का ऑर्डर तुम सबको देती हूँ। इस तरह धीरे धीरे उनका खाना पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाता है।
और उन्हें शादी और पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिस वजह से सभी बच्चे कुछ ही समय में बहुत पैसे कमा लेते हैं। दूसरी तरफ वह सभी शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करवाकर अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। इस तरह अपनी बुद्धि के दम पर वह सभी बच्चे अपना भविष्य पूरी तरह सुरक्षित कर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। कोमल रानी परी के महल में साफ सफाई का काम करती थी। कोमल एक बहुत ही लालची और धोखेबाज लड़की थी। वो अक्सर रानी परी के महल से कोई ना कोई छोटी मोटी चीज चुराकर अपने घर लाया करती थी। फिर एक दिन रानी परी से मिलने कुछ परियां आती हैं। रानी जी, कल रात हमारी कॉलोनी में बहुत तेज भूकंप आया था, जिस वजह से हम सबके घर टूट गए और हमारा बहुत नुकसान हो गया। हाँ रानी जी, अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नया घर बना सके। ये देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? इस बुरे वक्त में आप ही हमारी मदद कर सकती हो। तुम सबके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद रानी परी अपने कमरे में चली जाती है और एक बक्से से 2 चमकदार चूड़ियां निकालकर कहती है, सुनो जादुई चूड़ियों, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। चलो जल्दी से मेरे लिए सोने के सिक्के प्रकट करो। रानी परी के इतना कहते ही वो दोनों चूड़ियां 2 मटकों के रूप में बदल जाती हैं और उन मटकों से ढेर सारे सोने के सिक्के उड़कर बाहर गिरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। फिर वो दोनों मटके वापस चूड़ियों के रूप में बदल जाते हैं। ये लो, तुम सब इन सोने के सिक्कों को आपस में बांट लो। अब तुम सबको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जाओ और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। इस बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। भगवान आपको लंबी उम्र दे और सदा सुखी रखे। उसके बाद सारी परियां सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ कोमल ये सब देख लेती है। दोनों जादुई चूड़ियों की शक्ति के बारे में जानकर कोमल के मन में लालच आ जाता है और वो दोनों चूड़ियों को चुराने का फैसला कर लेती है। फिर एक दिन रानी परी किसी काम से महल से बाहर गई हुई थी। तभी मौका देखकर कोमल रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाती है और वहाँ रखी दोनों जादुई चूड़ियाँ चुरा लेती है। आज के बाद मुझे कभी नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अमीर बनकर अपनी जिंदगी जीऊंगी। फिर कोमल दोनों चूड़ियाँ लेकर अपने घर चली जाती है। लेकिन तभी अचानक 2 चोर कोमल के घर पर चोरी करने आ जाते हैं। सुन लड़की, अगर तू अपनी खैरियत चाहती है तो घर पे रखा सारा पैसा और कीमती चीजें हमारे हवाले कर दे। अरे नहीं, अचानक ये 2 चोर कहाँ से आ गए? तभी एक चोर की नजर टेबल के ऊपर रखी दोनों जादुई चूड़ियों पर पड़ती है। अरे वाह, ये दोनों चूड़ियां तो सोने की हैं। इन्हें बेचकर हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, ये चूड़ियां मुझे वापस कर दो। चाहे तो तुम मेरे घर का सारा सामान उठाकर ले जाओ, लेकिन ये चूड़ियां मुझे दे दो। अच्छा, तो सिर्फ इन दोनों चूड़ियों के बदले तू हमें अपने घर का सारा सामान देने को तैयार है? लगता है इन दोनों चूड़ियों में जरूर कोई खास बात है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुन लड़की, जल्दी से बता, आखिर इन दोनों चूड़ियों में ऐसी क्या खास बात है? इतना कहकर वो चोर कोमल के गले में अपनी तलवार रख देते हैं। फिर कोमल घबराकर कहती है, ये सोने के सिक्के प्रकट करने वाली जादुई चूड़ियां हैं। ये सुनते ही दोनों चोर खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, अब तो हमारी जिंदगी बन गई। इन दोनों चूड़ियों की शक्ति से हम ढेर सारा सोना हासिल कर सकते हैं। हाँ, तूने सही कहा। सोना हासिल करने के बाद हम राजा महाराजा की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे। चलो, दोनों चूड़ियां लेकर यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी कोमल एक डंडा उठाकर उन दोनों चोरों को मारने लगती है। ये देख दोनों चोरों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से कोमल के दोनों हाथ काट देते हैं। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। दूसरी तरफ दोनों चोर जादुई चूड़ियां लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। घर पहुँचने के बाद वो दोनों चोर जादुई चूड़ियों से ढेर सारा सोना मांगने लगते हैं। लेकिन जादुई चूड़ियां अपनी शक्ति से
उन दोनों चोरों को कुत्तों के रूप में बदल देती है। उसके बाद वो दोनों चूड़ियां हवा में उड़ती हुई वापस रानी परी के कमरे में पहुंच जाती हैं। इस तरह लालच में पड़कर दोनों चोर हमेशा के लिए कुत्ते बन जाते हैं और दूसरी तरफ कोमल भी अपने दोनों हाथ कमा बैठती है। बहुत समय पहले परी देश में रागिनी और संध्या नाम की दो परी बहनें रहती थी। फिर एक दिन दोनों पृथ्वी के जंगल में फल तोड़ने जाती हैं। तभी उन्हें एक सुनहरा पेड़ दिखाई देता है जिस पर तरह तरह के खूबसूरत फल लगे थे। दोनों बहनें उस पेड़ को देख बहुत खुश होती हैं और उन फलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। ठहर जाओ, देखो, अगर तुम दोनों ने मुझ पर लगे फलों को तोड़कर खाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देख, हम दोनों तेरी इस धमकी से नहीं डरने वाली। तू तो एक मामूली पेड़ है, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उसके बाद दोनों बहनें पेड़ पर लगे फलों को तोड़कर खाने लगती हैं। फिर अगले ही पल वो दोनों सोने और चांदी की चिड़िया बन जाती हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझ पर लगे फलों को मत खाओ, लेकिन तुम दोनों ने अपने घमंड के चलते मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम दोनों इसी तरह चिड़िया बनकर रहोगी। नहीं नहीं, हमें फिर से वापस हमारे असली रूप में ला दो। हम इस तरह नहीं जी सकती। हाँ पेड़ जी, हमें माफ कर दो और हमें फिर से पहले की तरह परी बना दो। तुम दोनों बहुत ही घमंडी हो, इसीलिए तुम दोनों को तुम्हारे बुरे स्वभाव की सजा मिली है। चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर पेड़ खामोश हो जाता है। दोनों बहनें अपनी हालत पर रोते हुए अफसोस करने लगती हैं। तभी अचानक एक शिकारी आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। अरे वाह, बोलने वाली सोने और चांदी की चिड़िया बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद शिकारी उन दोनों को पिंजरे में कैद करके अपने घर ले जाता है। ये देखो भाग्यवान, मैं बोलने वाली सोने और चांदी की चिड़िया लेकर आया हूँ। अब मैं कल ही महल जाकर राजा को ये दोनों चिड़िया बेचकर उससे ढेर सारे कीमती हीरे लूंगा।